उत्तराखंड का गढ़वाल रीजन हिमालयन रेंजेस और मंदिरों के लिए बहुत पॉपुलर है। यूजुअली हम लोग जोशीमठ से बद्रीनाथ रूट पर निकल जाते थे बिकॉज मोस्ट ऑफ द ट्रैक्स जैसे वैली ऑफ फ्लावर्स, कागभूसुंडी लेक ट्रैक, सतोपंत लेक ट्रैक इसी डायरेक्शन में पड़ते हैं। इस बार हमारा प्लान था जोशीमठ से रोइंग विलेज, जुम्मा विलेज होते हुए द्रोणागिरी विलेज जाना, जहाँ फेमस द्रोणागिरी वैली है एंड एज पर द लेजेंड्स ऑफ रामायण इसी वैली से हनुमान जी संजीवनी लेकर लंका गए थे। हमने यह जर्नी 13th of August चमोली से स्टार्ट की थी एंड डे 1 का हमारा प्लान था चमोली से जोशीमठ, सोराइठोटा, रैनी विलेज, जुम्मा विलेज होते हुए रोइंग विलेज पहुंचना, रोइंग विलेज से 8 किलोमीटर ट्रैक करके द्रोणागिरी विलेज पहुंचना। जोशीमठ से अप्रॉक्सीमेटली 25 किलोमीटर की डिस्टेंस पर सिचुएटेड है रैनी विलेज। रैनी विलेज वही जगह है जहां पर धौलीगंगा और ऋषिगंगा का संगम होता है। Rani village was one of the principal sites of the iconic Chipko movement. ऋषिगंगा हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो कि 2021 डिजास्टर में डैमेज हो गया था, वो भी रैनी विलेज से 1 किलोमीटर पहले बना हुआ था। जुम्मा विलेज is approximately 20 kilometers from रैनी विलेज और जुम्मा विलेज ही वह लोकेशन है जहाँ से रोइंग विलेज द्रोणागिरी विलेज के लिए रास्ता सेपरेट आउट हो जाता है नीति मलारी हाईवे से। ब्रिज क्रॉस करके और 3 किलोमीटर ऑफ रोडिंग करने के बाद हम लोग रोइंग विलेज पहुंचे, जो कि इस ट्रैक का स्टार्टिंग पॉइंट है। रोइंग विलेज पहुंचने के बाद हम लोग नेक्स्ट फेज में पहुंच गए थे, जहां पर हमें यह डिसाइड करना था कि कौन सा सामान लेकर जाना है और कौन सा गाड़ी में ही छोड़ देना है। दिन के 2 बज चुके हैं और हम लोग अब निकल रहे हैं रोइंग विलेज से द्रोणागिरी विलेज के लिए। आज का टारगेट है द्रोणागिरी विलेज, जो यहाँ से ऑलमोस्ट 8 किलोमीटर है। सबसे आगे हमारे मनीष भाई, चंदू भाई 2 बैग लेके, और यह वेद भाई। रोइंग विलेज के पास रोड की कटिंग का काम चल रहा था, जिसकी वजह से जो उस ट्रैक की पुरानी ट्रेल थी वो गायब हो गई थी और हमें ऑलमोस्ट 40 मिनट के आसपास लगा उस पुरानी ट्रेल को ढूंढने में। क्योंकि यह एक गांव का रास्ता है जो रोइंग विलेज को द्रोणागिरी विलेज से जोड़ता है, इसीलिए यह रास्ता वेल मार्क्ड है और इस रास्ते के चारों तरफ बहुत ही खूबसूरत सीनरीज भी दिखाई देती हैं। ऑलमोस्ट 1 घंटा चलने के बाद और अप्रॉक्सीमेटली 2 किलोमीटर कवर करने के बाद हम लोग एक ग्रीन शेड पर पहुंचे। इस ग्रीन शेड पर हमने 5 से 10 मिनट रेस्ट किया। ग्रीन शेड से 300 मीटर आगे आने के बाद हम लोग एक डाइवर्जन पे पहुंचे और इस डाइवर्जन से एक रास्ता नीचे की तरफ चला जाता है और यह रास्ता गरपक विलेज के लिए जाता है और जो रास्ता ऊपर की तरफ जा रहा था वो द्रोणागिरी विलेज के लिए जाता है। ट्रेल के साथ नीचे जो नदी बह रही थी वह भागनी ग्लेशियर से ही निकलती है और इस नदी को भागनी नाला या फिर भागनी गंगा के नाम से जाना जाता है। क्योंकि हम लोग यह ट्रैक मानसून सीजन में कर रहे थे और पहाड़ों में यूजुअली मानसून सीजन में चारों तरफ हरियाली रहती है,
और द्रोणागिरी वैली तो वैसे भी मेडिसिनल हर्ब्स और प्लांट्स के लिए बहुत फेमस है, इसीलिए हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमें बहुत सारे रंग बिरंगे फूल और पौधे दिखाई देने वाले हैं। ग्रीन शेड से लगभग 1 घंटा ट्रैक करने के बाद हम लोग एक जगह पहुंचे जहां पर एक हट बना हुआ था, और यह हट सिग्निफाई करता है कि हम लोग टारगेटेड 8 किलोमीटर में से 4 किलोमीटर चल चुके हैं। यूजुअली इस ट्रैक को करने का बेस्ट टाइम है मई, जून और सितंबर, अक्टूबर, बट हम लोगों ने यह ट्रैक मानसून में किया, और हर सीज़न के अपने फ़ायदे और नुकसान होते हैं। जैसे इस सीज़न में हमें बहुत सारे रंग बिरंगे फूल देखने को मिले जो मोस्टली सितंबर या अक्टूबर में नहीं रहते। कुछ दूर चलने के बाद हमें एक बुग्याल और एक और हट दिखाई दिया। यूजुअली सितंबर अक्टूबर में इसी हट के आसपास कैंपिंग की जाती है, क्योंकि यहाँ से पानी बहुत पास में ही अवेलेबल है। आमतौर पर यह ट्रैक हिमालयन पीक्स के लिए बहुत फेमस है। इस ट्रैक में सैममोनल, त्रिशूल पर्वत, द्रोणागिरी पीक, ऋषि पीक, हरदयल, ये सब पीक्स देखी जा सकती हैं। और इस ट्रैक को 2017 में उत्तराखंड गवर्नमेंट ने ट्रैक ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया था। 40 मिनट चलने के बाद और अप्रॉक्सीमेटली 2 किलोमीटर कवर करने के बाद हम लोग फेमस लैंडस्लाइड जोन में पहुंच गए, और यह लैंडस्लाइड जोन द्रोणागिरी विलेज से जस्ट पहले है। लैंडस्लाइड जोन को क्रॉस करते हुए नीचे बहते हुए भागनी नाले को भी देखा जा सकता है। लैंडस्लाइड जोन को 2 तरीकों से क्रॉस किया जा सकता है। एक रूट जो लैंडस्लाइड जोन के ऊपर से निकलता है, और दूसरा रूट जो लैंडस्लाइड जोन के बीचों बीच जाता है। हम लोगों ने वह रूट चूज किया जो लैंडस्लाइड जोन के ऊपर से निकल रहा था। भले ही इस रूट पर हमें 40 to 50 डिग्री इंक्लिनेशन पर चलना पड़ा, और कुछ पैचेस जो क्रॉस किए वो बहुत ट्रिकी थे, बट इस रूट में हमें ऊपर से पत्थर गिरने का खतरा नहीं था, जबकि जो रूट लैंडस्लाइड जोन के बीचों बीच जा रहा था वहां पत्थर गिरने का बहुत ज्यादा खतरा था। यह लैंडस्लाइड जोन यह दिखाता है कि द्रोणागिरी वैली कितनी ज्यादा इकोलॉजिकली सेंसिटिव है। लैंडस्लाइड जोन क्रॉस करने के बाद हम लोग भोजपत्र के जंगल में पहुंचे। भोजपत्र को एंशिएंट इंडिया में पेपर की जगह लिखने के लिए यूज किया जाता था। जैसे जैसे हम लोग द्रोणागिरी विलेज के पास पहुंच रहे थे, वैसे वैसे फूलों की और पौधों की स्पीशीज की वैरायटी बहुत तेजी से इंक्रीज कर रही थी, और द्रोणागिरी विलेज बहुत ज़्यादा पॉपुलर है मेडिसिनल हर्ब्स और प्लांट्स के लिए। ऑलमोस्ट 5 घंटे ट्रैक करने के बाद हम लोग द्रोणागिरी विलेज पहुंच गए थे। हम लोग अपने टेंट्स और बाकी सामान साथ लेकर चल रहे थे, इसीलिए हम लोगों ने टेंट्स लगाना प्रेफर किया। बट द्रोणागिरी में GMVN फैसिलिटीज़ भी हैं जो कि 500 रुपीज़ पर रूम का चार्ज करते हैं। द्रोणागिरी विलेज में बहुत से घर ऐसे हैं जो अबैंडन्ड हैं। यहाँ की पॉपुलेशन अप्रॉक्सीमेटली 50 to 60 पीपल की है, और यह लोग भी विंटर्स में विलेज छोड़कर नीचे चले जाते हैं।
दूसरे दिन हम लोग जल्दी उठ गए थे, इसी होप में कि शायद मौसम खुल गया हो और हमें हिमालयन पीक्स देखने को मिले। और लकीली मौसम खुल चुका था और हमें हिमालयन पीक्स दिख रही थी। द्रोणागिरी विलेज में हनुमान जी की पूजा नहीं की जाती है। उसका रीज़न यही है कि हनुमान जी यहाँ से द्रोणागिरी पर्वत का कुछ पार्ट जिसमें संजीवनी बूटी थी वो उठाकर लंका ले गए थे। और कोइंसिडेंटली इसका जो टॉप है वो भी फ्लैट है इंस्टेड ऑफ बीइंग शार्प। द्रोणागिरी विलेज से जहाँ एक तरफ सैम मोनल और गरुड़ पीक दिखाई देती है, वहीं दूसरी तरफ हाथी घोड़ा पीक का बैक साइड भी दिखाई देता है। द्रोणागिरी विलेज में एक माता का मंदिर भी है। वहाँ से आशीर्वाद लेकर हम लोगों ने अपना डे 2 का ट्रैक चालू किया लगभग 9 बजे के आसपास। और आज का हमारा प्लान था गरुड़ पीक के बेस कैंप लोअर भागनी पहुंचना। एक दिलचस्प फैक्ट जो हमें पता लगा वो यह था कि द्रोणागिरी पीक, जिसकी वजह से इस गांव को द्रोणागिरी विलेज के नाम से जाना जाता है, वह इस गांव से नहीं दिखती है। और द्रोणागिरी पीक के बेस कैंप के लिए एक अलग से ट्रैक है जिसकी डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली 9 किलोमीटर है। द्रोणागिरी विलेज से 500 मीटर चलने के बाद ही एक ब्रिज दिखाई देता है। यह ब्रिज भागनी नाला को क्रॉस करने के लिए है। भागनी नाला को क्रॉस करने के बाद एक रास्ता लेफ्ट साइड को निकल जाता है जो कनारी खाल कौवा खाल होते हुए मलारी जाता है। मलारी इंडो तिब्बत बॉर्डर पर सिचुएटेड है। और एक रास्ता राइट की तरफ निकल जाता है जो लोअर भागनी होते हुए भागनी ग्लेशियर की तरफ जाता है। जैसे जैसे दिन का समय बीतता चला जा रहा था, वैसे वैसे बादलों का झुंड हमें चारों तरफ से घेरने लगा था। ट्रैक का यह पोर्शन काफ़ी ज़्यादा स्केरी था क्योंकि एक तो हम काफ़ी पतली पगडंडी पर चल रहे थे और दूसरा भागनी नाला हमारे जस्ट नीचे काफ़ी तेज़ रफ्तार से बह रहा था। द्रोणागिरी विलेज से 2 किलोमीटर चलने के बाद हम लोग एक समतल मैदान पर पहुंचे। इस जगह का नाम सेम खरक है और इसे भी ट्रैकर्स द्वारा कैंपिंग के लिए यूज़ किया जाता है। इस जगह से चारों तरफ का दृश्य बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। सेम खरक से द्रोणागिरी नदी और भागनी नाले के संगम को भी देखा जा सकता है। सेम खरक के बाद जो नेक्स्ट चेक पॉइंट होता है वो है लांगातोली। लांगातोली इज अप्रॉक्सीमेटली 1 किलोमीटर फ्रॉम सेम खरक। और लांगातोली में एक ग्रीन शेड भी है जिसे ट्रैकर्स यूज़ करते हैं सितंबर या अक्टूबर के महीने में, जब बाहर बर्फ़ गिर रही हो या फिर बहुत ज़्यादा ठंडा हो। लांगातोली अप्रॉक्सीमेटली सी लेवल से 11,000 फीट की ऊंचाई पर है और जहां आज हमें कैंप करना है अपर भागनी, वो अप्रॉक्सीमेटली 14,000 फीट की ऊंचाई पर है। इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगले 3 घंटे हमें खड़ी चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी। लांगातोली क्रॉस करने के बाद हम लोग बोल्डर्स वाले रीजन में एंटर कर गए थे और क्योंकि हम लोग ग्लेशियर्स के पास जा रहे हैं तो यह एक यूजुअल सिनेरियो है। रास्ते में हमें एक के ऊपर एक रखे हुए पत्थर भी दिखाई दिए। यूजुअली यह पत्थर गाइडलाइंस का काम करते हैं जब विजिबिलिटी काफ़ी कम हो या फिर जब स्नो रास्ते को ढक देती है। और जैसे हम लोग आगे निकलते जा रहे थे, बारिश भी शुरू होने लग गई थी जिसकी वजह से पानी का लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। कुछ ही देर में बारिश के साथ साथ
चारों तरफ कोहरा भी छाने लगा था, जिसकी वजह से विजिबिलिटी काफ़ी कम हो गई थी और अब हम लोग पत्थरों के ढेर से ही रास्ते का अंदाज़ा लगा रहे थे। लगभग 3 बजे के आसपास हम लोग लोअर भागनी पहुंच गए। बारिश तेज होने की वजह से हम लोगों ने डिसाइड किया कि आज हम लोग यहीं कैंप करेंगे। हमें ऑलमोस्ट 6 घंटे लगे द्रोणागिरी विलेज से यहाँ पहुंचने में। लोअर भागनी गरुड़ पीक का बेस कैंप भी है। हम लोगों ने 7 बजे के आसपास खाना खाया और उसके बाद हम लोग सो गए। तो कल रात हम लोगों ने ऑलमोस्ट 3 बजे के आसपास यहाँ कैंप लगा दिया था। चारों तरफ कोहरा छा गया था। इस जगह का नाम है लोअर भागनी और ये हमारी कैंप साइट है। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं। कल रात बहुत तेज़ बारिश थी। अभी भी बारिश हल्की फुल्की हो रही है। सामने का व्यू क्लियर नहीं दिख रहा है और अपर भागनी जहाँ हम कल कैंप लगाने वाले थे वहाँ बर्फ़ गिर गई है। ऊपर पहाड़ों में बर्फ़ दिख सकती है और आज हमें 3 किलोमीटर चलना है यहाँ से ऋषिकुंड पहुँचने के लिए। अभी हम लोग जस्ट चंदू भाई हमारे जो मेन हेड कुक हैं वो खाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 1 घंटे के अंदर हमारा खाना तैयार हो जाएगा और फिर हम यहाँ से निकलेंगे ऋषिकुंड के लिए। और ये वेदु भाई 7 बजे के आसपास हम लोगों ने अपना ब्रेकफास्ट किया और ऋषिकुंड के लिए अपना ट्रैक फिर से स्टार्ट कर दिया। बारिश अभी भी नहीं रुकी थी। मेरे हिमालयन ट्रैक्स के एक्सपीरियंस के हिसाब से हर बार डेस्टिनेशन में पहुंचकर एंजॉय करना ही इम्पोर्टेंट नहीं होता है, बट जगह जगह रुक के नेचर को महसूस करना और उसे एडमायर करना भी इक्वली इम्पोर्टेंट होता है। ये है अपर भागनी की कैंपिंग साइट। इसी के बगल में साफ पानी निकल रहा है। सामने पहाड़ बहुत धुंधले धुंधले से दिख रहे हैं कोहरे की वजह से। होपफुली मौसम खुलेगा तो हमें कुछ अच्छे व्यूज़ मिलेंगे। क्योंकि यह मानसून का सीज़न था और रात भर से बारिश हो रही थी, इसलिए हमें बहुत सारी वाटर स्ट्रीम्स को क्रॉस करना पड़ा। वाटर स्ट्रीम्स क्रॉस करने के बाद हम लोग एक समतल मैदान पर पहुंचे। इस समतल मैदान में हमें बहुत सारी वैरायटीज़ फूलों की देखने को मिली। इन वैरायटीज़ में से हम लोग गेस कर रहे थे कि जो नीला फूल है वो शायद नीलकमल हो। समतल मैदान खत्म होने के बाद हमें लगभग 500 मीटर की चढ़ाई चढ़नी थी ऋषिकुंड पहुंचने के लिए और
मुझे तो ऐसा लग रहा था कि शायद मौसम अगर साफ होता तो हमें यहाँ से 360 डिग्री व्यू मिल जाता हिमालयाज़ का। मेरे हिसाब से अगर इस ट्रैक को सितंबर या अक्टूबर के महीने में किया जाए तो यहाँ से ऋषि पर्वत, कलंका, साफ मिनाल और हरदेवल की पीक्स देखने को मिल सकती हैं। लोअर भागनी कैंप साइट से ऑलमोस्ट 1.5 घंटा चलने के बाद हमें फाइनली ऋषिकुंड और भागनी ग्लेशियर के पहले ग्लिम्स दिखाई दिए। Rishikund is approximately 4,800 meters above sea level. ऋषिकुंड पहुंचने के लिए एक सीधी ढलान पर उतरना पड़ता है और इस जगह से ऋषि पर्वत, साफ मोनाल और कलंका पीक्स हमें कुछ पार्ट्स में दिखाई दे रही थी बादलों की वजह से। ऋषिकुंड के बिल्कुल बगल में ही है भागनी ग्लेशियर। भागनी ग्लेशियर ही भागनी नाला का ओरिजिन पॉइंट है। भागनी नाला आगे चलकर धौलीगंगा में मर्ज हो जाता है। बाकी हिमालयन ग्लेशियर्स की तरह ही इस ग्लेशियर में बहुत सारे क्रेवासेस देखे जा सकते हैं। लगभग 11 बजे के आसपास हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग ऋषिकुंड से वापस कैंप साइट की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि आज का हमारा जो प्लान था वह है द्रोणागिरी विलेज पहुंचना। लगातार बारिश की वजह से पानी का बहाव काफ़ी बढ़ चुका था। कल इसी नदी को हमने बहुत आसानी से क्रॉस कर लिया था, पर आज बहाव ज़्यादा होने की वजह से इसको बैग के साथ क्रॉस करना पॉसिबल नहीं था। इसीलिए पहले हमने अपने बैग्स एक छोर से दूसरे छोर पहुंचाए और फिर उसके बाद इस नदी को क्रॉस किया। हम लोग लगभग 5 बजे के आसपास वापस द्रोणागिरी पहुंच गए थे और द्रोणागिरी पहुंचने के बाद हमें हाथी पर्वत भी दिखाई देने लगा था। लोकल्स की माने तो यह हाथी पर्वत हमेशा बैकग्राउंड में रहता है जब आप लोग द्रोणागिरी से ऋषिकुंड के ट्रैक में चल रहे होते हैं तो, पर बादलों की वजह से हमें उतना साफ दिखाई नहीं दिया।